हेलो, वेलकम टू मलुका आईएएस। मैं स्मिता पाल मलुका आईएएस की ओर से अगेन आपके सामने अवेलेबल हुए एंड जो आज हमने टॉपिक पिक किया अपने सीरीज में सोशल एम्पावरमेंट, जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे जिसमें हमने एससी को कवर किया, एसटीज को कवर किया, विमेन के टॉपिक को हमने कवर किया एंड टुडे आई विल टेक दैट ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे आप हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहकर बुलाते हैं। तो ओबीसी इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड ओबीसी। और देख लीजिए कि हमने सोशल एम्पावरमेंट जो टॉपिक था उसके अंदर हमने लिया था जो इंडियन सोसाइटी जीएस1 का आपका एक टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, और सोशियोलॉजी के लिए भी ऑल्सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखिएगा जो ओबीसीज हैं, अगर हम ओबीसीज के ऊपर ठीक तरीके से बात करें तो इनका प्रॉब्लम एससी या एसटी की तरह नहीं है। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया कि अगर एससी का प्रॉब्लम बोले तो वो मेन स्ट्रीम में है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोशल एक्सक्लूड है। सोशल एक्सक्लूड होने के साथ साथ अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है जिसको उसे फेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम एसटी की बात करें तो वो मेन स्ट्रीम में ही इंक्लूड नहीं है, और जब तक कि वो मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं होगा तब तक उसके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। पर वैसा कोई भी प्रॉब्लम ना तो एससी के साथ है और ना ही एसटी के साथ है। ओबीसी का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का है। बस वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, उसके साथ कोई अनटचेबिलिटी का इशू नहीं है, कास्टिज्म जैसा कोई इशू नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ है बिल्कुल। मतलब हम समटाइम ऐसा देखते हैं कि आज के अगर हम एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिनेरियो को देखें तो समवेयर जो ओबीसी है वो जनरल के बराबर है, बल्कि उससे ज्यादा है। खास तौर से आप राजस्थान वगैरह में देखेंगे तो ओबीसी मार्क्स ज्यादा ले रहा है और जनरल पता चला उससे 1 या 2 मार्क्स कम ले रहा है। तो उस तरीके का इनके साथ कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बट ये कि कहीं ना कहीं सोशली या एजुकेशनली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओबीसीज एज सोशली एंड educationally backwards with entitlements to reservations in employment and education। हमने वही बात बोली। तो मेनली ये सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है दे आर कॉल्ड द ओबीसी इन आवर कंट्री। द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड अ परमानेंट बॉडी टू एड्रेस बैकवर्ड क्लास कंप्लेंट्स। तो ये सबसे अच्छी बात हुई कि जहां पर हमारे यहाँ पर एससी कमीशन काम करता था, कमीशन फॉर एसटी काम करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया और ओबीसी के प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली एक ओबीसी कमीशन को मेंटेन किया। एज अ रिजल्ट द एनसीबीसी एक्ट वाज पास्ड इन 1993 establishing the NCBC। In 2018 the 102nd Constitutional Amendment Act added Article 338B to the Constitution। तो आपको पता है 338 में एससी है, 338A में ठीक है एसटी है, और 338B में हमने जो है ओबीसी को डाला है। तो 338, 338A और 338B जो लगातार एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनके लिए प्रॉपर एक कमीशन की बात करता है। फिर उसके बाद सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरिया 2019 data shows that of an estimated 17.24 crore rural households 44.4% were ओबीसी। तो ये बता रहे हैं, डेटा आपको बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या इश्यूज है। तो क्या क्या इश्यूज है जो ओबीसी को फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ओबीसी के साथ कोई एससी या एसटी जैसा इशू नहीं है। इनके साथ जो इशू है वो थोड़ा सा अलग है कि प्रॉपर तरीके से ये किस तरीके से और अपग्रेड खुद को कर सके और खुद को डेवलपमेंट की ओर पहुंचा सके, डेवलप कर सके। इनका जो प्रॉब्लम है बेसिकली वहां से जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, ठीक है, जैसे पॉवर्टी को लेकर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो पुअर है क्योंकि सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी को फेस करते हैं। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक आप बोलेंगे प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो उन्हें फेस करना पड़ता है। एजुकेशनल जो चैलेंजेस है उसमें देखेंगे एक्सेस एंड क्वालिटी एंड ड्रॉप आउट रेट्स की बात हम करें तो क्योंकि एजुकेशनल ये चैलेंजेस है तो कहीं ना कहीं एक्सेस और क्वालिटी को लेकर इशू है, ड्रॉप आउट रेट्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्हें बीच में काम छोड़ देना पड़ता है।
अगर हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वही बात है, स्टिग्मा एंड प्रीजुडाइस एंड सोशल एक्सक्लूजन। मैंने क्या बोला, उस तरीके का सोशल एक्सक्लूजन नहीं है, पर इन्हें लगता है कि शायद हम भी अदर जो हमारे कम्युनिटीज हैं या जनरल कम्युनिटी है उससे शायद कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है या उनसे कहीं ना कहीं पीछे। तो एक फीलिंग है जो इन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेट करने पर मजबूर करती है। इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। आप देखिएगा इंडिया का एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जहां पर पॉलिसीज की कोई कमी नहीं है, प्रोविजंस की कोई कमी नहीं है, लॉस की कोई कमी नहीं है। अगर हम लोग ठीक से देखें तो कमी किस बात की है? कमी है इम्प्लीमेंटेशन की। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे कि मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में भी आपको बताया कि एससी को लेकर प्रॉब्लम है, एसटीज को लेकर प्रॉब्लम है, और तमाम आप देखेंगे कि जो प्रोविजंस है, जो एक्ट्स हैं, जो और भी अदर फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराई जाती है, बट उसका फायदा जब तक कि लोगों को नहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से, तो वो वही चीज है, वो एक प्रॉब्लम है जो हमें लगता है हमें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। ओके, तो देन वो चीज है। फिर है इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो पॉलिसीज गैप है, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट है। हेल्थ डिस्पैरिटीज है। जब इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं हेल्थ डिस्पैरिटीज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके अंदर जो हमने बात की एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। फिर देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें तो अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भी इनकी कमी है अगर आप देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ पर इन लोगों को जो हमारे ऐसे स्पेसिफिक कम्युनिटीज हैं, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो आप देखेंगे कि इन्हें एक इलेक्शन के टाइम पर यूज करने की बात तो की जाती है। तो इलेक्शन के टाइम पर तो इन्हें यूज किया जाता है, पर बाकी समय वही बात है कि इनका रिप्रेजेंटेशन हमें ना के बराबर दिखाई देता है, क्योंकि इनके नाम से वोट मिलते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी बहुत सारे हैं जो ओबीसी को हमने दिए हुए हैं, है ना। और उसमें पहला है द स्टेट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी socially and educationally underprivileged class including the OBC under article 15(4) of the constitution। तो ये हमने प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ लगे तो ये प्रोविजन है। because it believes that OBCs are not properly represented in the services of the state or the central government, the state is authorized under article 16(4) to adopt legislation for the reservation of appointments or post in favor of OBC। तो वही आपको पता है कि राइट टू इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी ऐसे क्लास, कास्ट या कम्युनिटी को प्रॉपर इक्वालिटी नहीं मिल रही है, वो समानता उन्हें नहीं मिल रही है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस तरीके की व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिससे किसी भी तरीके से हम वो समानता, वो स्वतंत्रता इन्हें सुनिश्चित करा सके। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। The president is given the authority to look into the situation of the underclasses by Article 340 of the Constitution. Till date, 2 backward class commissions were appointed like that Kaka Kalelkar Commission and BP Mandal Commission। और आपको पता है जो 27% का रिजर्वेशन है वो मंडल कमीशन के थ्रू ही दिया गया था, मतलब उन्हीं की रिकमेंडेशंस थे। और जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, तो उन्होंने उनकी रिकमेंडेशंस को मानते हुए जो 27% का रिजर्वेशन वो सबसे पहले दिया गया था। तो कुछ स्कीम्स भी ओबीसी के लिए, एजुकेशनल जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। फिर नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट है, तो अगर वो कुछ चाहते हैं, हायर स्टडीज चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें जो यहाँ पर है वो दी जाती है। फिर है स्कीम फॉर फ्री कोचिंग फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स। तो अगर वो अच्छी कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो बेनिफिट भी उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। फिर सोशियो इकोनॉमिक है तो न्यू स्वर्णिमा फॉर वुमेन, महिला समृद्धि योजना है, शिल्प संपदा योजना है। फिर है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, फंक्शंस भी इनके दिए हुए हैं, और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे लिमिटेशंस क्या कि नॉन बाइंडिंग है ना, पूरी तरीके से बाध्यकारी नहीं है, तो नॉन बाइंडिंग है अगर हम लोग बात करें। फिर इसी तरीके से लैक ऑफ अथॉरिटी है, एससी डायरेक्टिव्स हैव बीन इग्नोर्ड है, एंड वे फॉरवर्ड क्या क्या हमारे सामने। तो एज रिक्वायर्ड बाय द एससी द कॉम्पोजिशन मस्ट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी,
The result of the caste census and the commission's recommendations must be made public knowledge by the government. The gender sensitivity and stakeholder representation of the commission's membership should be reflected in its makeup in order to ensure that only the really underprivileged segments of society benefit from reservation. Vote bank politics should make way for value based politics. और फिर उसके बाद वही हमने बात की है ओबीसी रिजर्वेशन एंड सब कैटेगराइजेशन की। तो हमने यहाँ पर बात की है, देख लीजिए, तो किस तरीके से कहाँ कहाँ पर 1979 में, फिर 1980 में जो मैंने बोला 27% कोटा दिया गया, ठीक है, और फिर इंदिरा साहनी केस जो 1992 में आया, द सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट ओबीसी रिजर्वेशन बट disallowed the so-called creamy layer of economically affluent OBCs. They are therefore ineligible for the advantages of reservation. तो क्रीमी लेयर फॉलो करना पड़ेगा, जैसे आज की डेट में हम उसे पर एनम 8 लाख मान रहे हैं। अगर 8 लाख से किसी की कम इनकम है साल भर के एनुअल, तो डेफिनेटली उसे ओबीसी का रिजर्वेशन मिल सकता है। और फिर इस तरीके की बात है, देखिए द जस्टिस रोहिणी कमीशन, तो उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर बात की हुई और कंक्लूजन है, तो आप देख लीजिए। तो ये कंक्लूजन है और हमें यही है कि हमें ठीक तरीके से जो कास्ट सिस्टम है हमने बोला, और जो कास्ट सेंसस है उसके अपने वही एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, तो एक अच्छा पहलू भी और एक बुरा पहलू भी है। देखिए होना इसलिए जरूरी है कास्ट सेंसस, क्योंकि हमें पता चले कि एटलीस्ट कौन सी कास्ट है जो हमारी पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड, और किन के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर कास्ट सेंसस 21st सेंचुरी में स्टिल अभी भी हम कराने की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये बात पक्की है कि इंडिया से कास्टिज्म जाने वाला नहीं है, और कास्टिज्म रिलेटेड जो और भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेंगी। ये मेंस का वही प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए सीरीज शुरू की है, तो आप इसको लिखिए, इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए हमें, ठीक है। और बस यही है, और इसी सीरीज में फिर मैं आपसे अगेन मिलूंगी। थैंक यू सो मच।